चलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस सर। चलिए, यस सर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक कराने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद दिला देता हूँ, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ के आए हैं, रिवाइज नहीं करके आए हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई डाउट है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर। और मैं उस बच्ची का डॉट भी इसमें ले लूँगा जो फ्लोरीन और क्लोरीन का था। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करवाते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन जब ऐड होने के बाद उस एटम का हिस्सा बन जाता है, तो उसका न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड। हाँ, कुछ केस ऐसे भी थे जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं हुई थी, एनर्जी देनी पड़ी थी। वो केसेस थे हाफ फील्ड और फुली फील्ड के। पर अमूमन एनर्जी रिलीज होती है जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है फर्स्ट, सेकंड पॉजिटिव होती है। हाँ, फर्स्ट पॉजिटिव भी होती है। वो किनकी होती है मैंने आपको बताया था, जिनका हाफ फील्ड या फुली फील्ड होता है उनकी फर्स्ट भी पॉजिटिव होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज एक तरह से इस बात का आइडिया देती है कि इलेक्ट्रॉन को जो आया, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जो आया, उसके न्यूक्लियस ने कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किया। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किया तो एनर्जी रिलीज हाई होती है, और अगर वीक अट्रैक्शन किया तो एनर्जी रिलीज लेस होती है। ये हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्लास में पढ़ा था। मैं आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा नहीं रहा, रिवाइज करवा रहा हूं। इसमें एक बात जो गौर करने की है वो यह है कि इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो वो उस एटम का हिस्सा बन जाता है। वो उस एटम के ऑर्बिटल्स में जाके पनाह लेता है। ऑब्वियस है, उस एटम का हिस्सा बन गया वो। अब उस इलेक्ट्रॉन पे उस एटम का हक है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, गेन नाम से क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एंथैल्पी का जो चेंज होता है। और इसमें एक बहुत अहम सवाल था, बहुत अहम कहूंगा मैं, सबसे अहम, कि फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी क्लोरीन में क्यों रिलीज होती है, फ्लोरीन में एनर्जी रिलीज कम क्यों होती है। हालांकि फ्लोरीन छोटा है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन अगर छोटा है क्लोरीन से तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। मान लो ये फ्लोरीन है, ये उसकी दो शेल्स हैं बस, और ये क्लोरीन है, उसमें 3 शेल्स हो जाती हैं। न्यूक्लियस 3 शेल क्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में न्यूक्लियस के बाद 2 शेल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में आके पनाह लेता है, मैं फिर बोल रहा हूं पनाह लेता है, मतलब फ्लोरीन का हिस्सा बन गया वो इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन छोटा ही नहीं, मैंने आपको बताया था फ्लोरीन एक्सेप्शनली स्मॉल है, एक्सेप्शनली स्मॉल है, जिस वजह से इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के अंदर बैठे अपने इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू कर देते हैं। एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन जो एनर्जी रिलीज करनी थी न्यूक्लियस ने, मान लो इतनी करनी थी, मान लो एक पल के लिए मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन की अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई रिपल्शन नहीं हुई, एक पल के लिए मान लो, तो न्यूक्लियस फ्लोरीन का ज्यादा अट्रैक्शन करके ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। इतनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी,
और क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज इतनी होती है। तो देखने में तो लग रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा रिलीज करेगा। ऑब्वियस है, फ्लोरीन से हमें उम्मीद भी थी। फ्लोरीन से उम्मीद इसलिए थी क्योंकि फ्लोरीन के केस में न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा थी। दो ही तो शेल थी फ्लोरीन के केस में। पहली शेल के बाद दूसरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना था। क्लोरीन ने तो 3 शेल को अट्रैक्ट करना है, तीसरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। डिस्टेंस बढ़ गया, शील्डिंग बढ़ गई, तो फ्लोरीन के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए थी। पर फ्लोरीन के केस में हुआ क्या, फ्लोरीन एक्सेप्शनली स्मॉल होने की वजह से, बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होने की वजह से फ्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स ने, ये फ्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 2p में बैठे हैं, अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कर दी। और ऑब्वियस है, रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज कर सकता था उससे कम करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज होनी थी ना इतनी एक्स्ट्रा, ये रिपल्शन के चक्कर में वेस्ट हो गई। अब नेट एनर्जी रिलीज फ्लोरीन के अगर आप देखें, जो रेड कलर से दिखा रहा हूं, वो क्लोरीन से कम है, क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। वजह वजह क्लोरीन नहीं थी मेरे बच्ची, वजह फ्लोरीन था। और फ्लोरीन का एक्सेप्शनल साइज था, और फ्लोरीन का एक्सेप्शनल साइज होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अंदर के इलेक्ट्रॉन ने रिपल्शन करी, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज कम हुई। मैं फिर एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, और उस बात का सबूत मैं आज की क्लास में दूंगा। और उस सबूत के लिए ही मैं आज की क्लास में यह सवाल रिवाइज करवा रहा हूं। तो इस सवाल की इंपॉर्टेंस समझिए। और मैं फिर एक बात डांट कर गुस्से से बोल रहा हूं, रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझिए बच्चे आप। ये नो कि एक दिन मैं अच्छे से क्लास लूंगा आपकी मैं। देखिए, फ्लोरीन के न्यूक्लियस की ताकत में कोई कमी नहीं है क्लोरीन से, पर फ्लोरीन के न्यूक्लियस में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है कम? इसलिए कम हो रही है क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के अंदर वैसे ही तंगी थी जगह की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे ही तंगी में बैठे थे। अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन को और रिपल्शन मिली, और रिपल्शन से एनर्जी रिलीज कम हुई। आप इमेजिन करो, अगर आप एक कॉम्पैक्ट खचाखच भरी बस में या खचाखच भरी मेट्रो में चढ़ जाओ, तो अंदर लोग वैसी बड़ी तंगी में बैठे होते हैं, और आप अंदर घुस जाओ तो लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखते। लोग कहते हैं भैया हमें जगह नहीं मिल रही थी, तू कहां से और आ गया। तो कई बार तो लोग धक्का मार के बाहर भी निकाल देते हैं। बंद मेट्रो बंद, दरवाजा बंद होता है, इंसान देखता, इंसान को पता चलता है मैं तो मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूं, मेट्रो तो निकल गई। इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती है अंदर से। ये तभी हालात होते हैं जब खचाखच माहौल होता है अंदर। तो फ्लोरीन बहुत कॉम्पैक्ट साइज का था, अंदर के इलेक्ट्रॉन ने आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करी, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज कम हुई। क्लोरीन के केस में ऐसी सच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं हुई। तो ये एक आंसर था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर याद था, एक्सेप्ट 1 और 2 स्टूडेंट जिन्होंने कहा सर ये सवाल दोबारा करा दो। पर ये सवाल दोबारा कराना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवानी है। मैं नहीं चाहता इसमें कंफ्यूजन आ जाए। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए देखिए, जब दो एटम मतलब अलग अलग एटम, अलग अलग एटम मतलब हेट्रोन्यूक्लियर एटम। शब्द क्या है? हेट्रोन्यूक्लियर एटम। नाम से क्लियर है, न्यूक्लियस जिनके अलग अलग हो। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में करा दूंगा। मैं हो सकता है आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर भी डाल दूं ऐप पे। चलिए, सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो सेम न्यूक्लियस होता है ना, तो मतलब हाँ हाँ सेम हाँ टाइप हाँ के। हाँ हाँ मेरी बच्ची, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक शब्द था ना, ये देखिए जो लिख रहा हूं, जैसे आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम। एटम अकेला है मेरी बच्ची, उस यस एटम के सर। उस एटम के आसपास कोई और एटम नहीं है, उस एटम पे दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस नहीं है मेरी बच्ची। तो आपने एक अच्छी ऑब्जर्वेशन ली है, यहां पर हेट्रोन्यूक्लियर एटम है, दो अलग अलग एटम है, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे होते हैं,
आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। आप वीडियोस लेक्चर में डाल दूंगा आज आप में। पर एक बात सोचो, ये रहा ए, राइट, ये रहा ए का साइज, ये रहा बी, सॉरी ये रहा बी, ये रहा बी का साइज। ऑब्वियस है दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, एटम अलग अलग है तो, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन दोनों न्यूक्लियस करेंगे। मान लो इस ग्रीन वाले का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, हायर न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, और ये छोटा भी है, तो फिर आप समझ गए एक बात को कि ग्रीन वाला इन शेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन करने लगेगा एज कंपेयर टू ब्लैक वाला। आप ब्लैक वाले को ए मान लो और ग्रीन वाले को बी मान लो, यानी कि बी का न्यूक्लियस इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अपना हक दिखाने लगेगा। ऑब्वियस है उसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है और बी छोटा भी है। ऑब्वियस है छोटा है तो फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट ज्यादा ही करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शेयर्ड थी वो बी की तरफ ज्यादा झुक जाएगी इस तरीके से। जरा देखिएगा डायग्राम को, यानी कि ए और बी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होनी चाहिए थी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी। ये इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल इमेजेस हैं जो दिखा रही हैं कि इलेक्ट्रॉन ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख सकते हैं, ये देखो रेड के जितना इधर है उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक आइडियल केस है जो हम उम्मीद करते हैं ए और बी के बाद इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की। पर ऐसा नहीं होगा, हर चीज एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है। जैसे मैं उम्मीद करता हूं आप रिवाइज करके आएंगे, आप नहीं आते तो ठीक ऐसे ए और बी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, क्योंकि बी का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा पावरफुल है ए के न्यूक्लियस के मुकाबले। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ए और बी में कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा समय किसकी तरफ बिता रही है, आप डायग्राम से देख जाइएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा समय किस तरफ बिता रही है, ए की तरफ बी की तरफ? बी। बी की तरफ। अगर आप ए और बी के बीच में एक लाइन खींचें ग्रीन कलर की ये, तो आप देखेंगे बी की तरफ डॉट्स ज्यादा है, ए की तरफ डॉट कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय किसकी तरफ बिता रहा है, बी की तरफ, बी की तरफ। बी की तरफ। तो यानी कि बी की ताकत शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा है ए के मुकाबले, और इसी ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैं नहीं चाहता कोई कंफ्यूजन पैदा हो, इसीलिए मैंने आज आते ही आपको यह टॉपिक रिवाइज करवाया। आप जरा दोनों में अंतर देखिए मेरे बच्चे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, ऑर्बिटल का हिस्सा हो रहा था, एटम का हिस्सा हो रहा था। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ पोलराइज्ड हुई है। पोलराइजेशन समझते हैं मेरे बच्चे आप? पोलराइजेशन बोलो, आप इस शब्द को समझते हैं पोलराइजेशन, या पहली बार सुन रहे हो? क्या बेटा? सर ज्यादा अच्छे से नहीं पता। ज्यादा अच्छे से नहीं पता बेटा? पोलराइजेशन मीन्स मैं कैसे समझाऊं, एग्जांपल देके समझाऊं? जैसे मान लो इलेक्शन हुए और किसी एक कंट्री में इलेक्शन हुए, उसमें ये 4 पार्टीज हैं, ए बी सी डी ई, 5 हैं, और पॉपुलेशन ने जब वोट दिए 5 पार्टीज को, तो मैक्सिमम वोट ए पार्टी ले गई। मैक्सिमम, सारी जनता ए की तरफ चली गई, सारी जनता ने ए को जाके बटन दबा दिया। बी की तरफ बहुत कम, सी की तरफ बहुत कम, डी की तरफ थोड़े से ज्यादा, और ई की तरफ बहुत कम। तो हम कह सकते हैं जो जनता थी ए की तरफ पोलराइज हो गई, जिसको कहते हैं भेड़ चाल। अगर मैं और सादे शब्दों में बताऊं, भेड़ चाल, पोलराइजेशन होना। तो यहां पर इलेक्शन के दौरान वोट पोलराइज हो गए और एक पार्टी को सारे वोट चले गए, यानी कि
लोगों का झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा हो गया। तो यहां पे भी आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा हो गया, ए की तरफ, बी की तरफ? बी। बी की तरफ। बी की तरफ। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। समझ आया बच्ची पोलराइजेशन शब्द? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो जनता मान लेना, जनता ज्यादा किसकी तरफ झुक गई है, ए की तरफ, बी की तरफ? इसमें बॉन्ड में बी की तरफ। तो भी हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलराइज्ड होगी। आई थिंक अब क्लियर है पोलराइजेशन बच्चों? सर पोलराइजेशन का मतलब अट्रैक्शन होगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब एक तरह से सिलेक्टिव शिफ्टिंग हो जाना। सिलेक्टिव शिफ्टिंग मतलब एक की तरफ चले जाना, ठीक है ना। अब जैसे एक ही पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं तो लोग एक की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं, अपना ज्यादा शिफ्टिंग दिखा रहे हैं, राइट। अब जैसे मान लो 3 कोर्स हैं, ए बी सी, 3 कोर्स हैं। जब 12th के बाद बच्चों ने एग्जाम दिया तो सारे बच्चों ने ए के अंदर एडमिशन ले लिया, तो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट पोलराइज्ड हो गए, राइट। बी और सी को ऑप्ट ही नहीं किया, बहुत कम किया, तो यहां पे स्टूडेंट्स का पोलराइजेशन हो गया, राइट। चलिए अब मैं वापस आता हूं ए और बी के इस डायग्राम में। ये वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम एक्चुअल है, पर ना इस डायग्राम को ना कोई टीचर, कोई किताब नहीं बनाता, जो दुख की बात है। सारे टीचर, सारे किताबें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे पढ़ाते हैं मैं अब आपको सिखाता हूं। आ जाओ सबसे ऊपर, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के राइट साइड में ए भी लिखा है। कैसे पढ़ाया जाता है टॉपिक किताबों में और टीचर्स के थ्रू। देखो आपको ये बताया जाएगा कि ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ए और बी के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ अट्रैक्ट होगी क्योंकि बी ज्यादा न्यूक्लियस हैवी है उसका, तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होगी। तो वो इस बॉन्ड को ना एरो दिखा देते हैं, एरो किसकी तरफ दिखा देते हैं, बी की तरफ, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ जा रही है, राइट। पर ना ये मुझे इतना, मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूं, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे इतना बेटर वे नहीं लगता पढ़ाने का, क्योंकि ना इससे ना बच्चे को गलतफहमी ये आती है, बच्चे की गलतफहमी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है बच्चे के माइंड को भी रीड करना। बच्चे को गलतफहमी ये आती है कि बॉन्ड एक लाइन पे चलता है, इलेक्ट्रॉन इतना शरीफ नहीं है कि एक लाइन पे भागेगा आगे पीछे आगे पीछे, ना ना, इलेक्ट्रॉन इतना शरीफ नहीं है। मुर्गी का बच्चा देखा है, कभी एक लाइन पे भागता है वो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ठीक ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम एक तरफ ऐसे दिखा देते हैं ना, तो बच्चों को लगता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लाइन पे चल रही है बी की तरफ, ऐसे नहीं होता। अब बताओ आपको ये वाली ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन लगी या ये वाली, कौन सी बेटर लगी आपको? जिसको ग्रीन बॉक्स में डाला है, जिसको ब्लैक बॉक्स में डाला है मैंने? सर ग्रीन वाली बेटर है। ग्रीन वाली बेटर है, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग है मेरे बच्चे। अगर आप नहीं भी कहते तो भी मैं आपकी बात समझता हूं, और आप उल्टा भी बोलते तब भी मैं आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि मुझको पता है बेटर एक्सप्लेनेशन ये है। पर ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए मैंने आज आपको सच्चाई बता दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यू शिफ्ट होती है। पर मैं आज के बाद इसी तरीके का इस्तेमाल करूंगा 11th और 12th हो, यानी कि एक बात समझिए मेरी इस बात से, 11th और 12th हो क्या, ये टॉपिक 12th तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बच्चों बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कुछ टॉपिक आपकी केमिस्ट्री की नींव बनाएंगे, नींव कमजोर मत करो बच्चे, ठीक है। और डेफिनेशन को मात्र 1 नंबर लाने का जरिया मत समझो, डेफिनेशन एक कंसेप्ट की जान होती है, उसको अच्छे से याद करो। और नॉर्मली चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि डेफिनेशन एग्जाम से 1 दिन पहले याद की जाती है। 10वीं क्लास से बहुत गलत फहमियां लेके आए हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सही पिक्चर दिखा रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं प्लीज, आइए। देखिए अब मैं वापस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेफिनेशन में आ रहा हूं कि ए और बी ने बॉन्ड बनाया, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस बी विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा तो बी पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और ए पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव मींस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। देखो एक आपने ये पढ़ा है, एक आपने एक ऐसा चार्ज पढ़ा है, दिस इज कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने ये जरूर पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, NaCl। इट शोज कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और वो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपना लिया।
मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो इसीलिए जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो हम चार्ज क्या लगाते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव। पर ए और बी में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शेयर्ड थी, क्या वो पूरी तरह से बी के अंदर समा गई? नहीं, सिर्फ बी की तरफ शिफ्ट हुई है। यानी कि ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ शिफ्ट हुई है, ऐसे ऐसे। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पोलराइजेशन हुआ बी की तरफ, इसीलिए बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाया। एंड हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ये टेंडेंसी है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब अब ध्यान से शब्द को देखिए, ये एक एटम की क्षमता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, गेन नहीं करवाना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना है, राइट। एंड दिस टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए अब हम बात करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। आजी सर नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव क्यों आया बी पे? हाँ बच्ची, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव आता है, पहली बात। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव आता है, दूसरी बात। और बी ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ हद तक खींची है, पूरी नहीं खींची। अगर बी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता तो बी पे चार्ज कौन सा आता? कंप्लीट नेगेटिव। नेगेटिव। और यहां पे बी ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ हद तक अट्रैक्ट करी है, पूरी नहीं करी, तो इसलिए पार्शियल नेगेटिव। इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पार्शियल नेगेटिव। आप बताओ पार्शियल नेगेटिव ज्यादा होता है या कंप्लीट नेगेटिव ज्यादा होता है? कंप्लीट नेगेटिव। बस, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव जिसके फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, आप खुद समझदार हैं कि अगर एक एटम छोटा है और एक एटम बड़ा है, और छोटा एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है किसी के साथ, और बड़ा एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है किसी के साथ, तो छोटे एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बड़े एटम के मुकाबले, क्योंकि बड़ा एटम अपने इलेक्ट्रॉन को तो संभाल नहीं पा रहा है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट करेगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम, हायर विल बी द टेंडेंसी of an atom to attract shared electron towards itself, whereas larger atom having lesser tendency to attract shared electron, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट होने से न्यूक्लियस बीच वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच नहीं पाएगा, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हायर नहीं हो पाएगी। यानी कि स्मॉलर एटम हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन लार्जर साइज एटम। सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। मान लो इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, मान लो 7 प्रोटॉन है, तो समझ जाओ क्या है ये, नाइट्रोजन। इसके पास 2 शेल्स हैं, राइट, और एक है न्यूक्लियस जिसके पास 9 प्रोटॉन है। अब समझ जाओ ये कौन है फिर, और शेल इसके पास भी 2 हैं, और 9 प्रोटॉन वाले का साइज भी छोटा है 7 प्रोटॉन वाले के मुकाबले। साइज क्या होता है आप जानते ही हैं, वो बात अलग है कि टेस्ट में डेफिनेशन गलत थी एटॉमिक साइज की। चलिए अब 9 प्रोटॉन वाले का साइज 7 प्रोटॉन वाले का साइज से छोटा है, और उसपे प्रोटॉन की संख्या भी ज्यादा है, तो फिर मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा या ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ये आप पे छोड़ता हूं।
बताइए। 9 proton. 9 प्रोटॉन वाला। 9 protons. And this is tendency, so which having higher tendency to attract shared electron towards itself? Answer is nitrogen. Or fluorine, which is having higher? Fluorine is higher. Fluorine will have higher electron negativity, higher tendency to attract shared electron towards itself than nitrogen atom because of its smaller size as well as higher nuclear charge. ठीक है मेरे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं वेरिएशन की तरफ। और मैं एक बात और बता दूं, पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टर्म ये है। ये शब्द पूरी केमिस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना इस्तेमाल नहीं होगा। पर ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में तो उसके क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। सर बोलो। सर शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो सकता फैक्टर? हाँ हाँ, शील्डिंग इफेक्ट मैंने बातों बातों में एटॉमिक साइज में कर तो दिया साथ में। ओके मैंने जब एटॉमिक साइज बताया तो शील्डिंग इफेक्ट मैंने बोल तो दिया था। हाँ जी, अलोंग द पीरियड। अब बताओ, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और ऊपर से एक तो साइज डिक्रीजेस और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। आप बता दो फिर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज और डिक्रीज? शेयरिंग Sir, it will इट विल इंक्रीज और इंक्रीज। हाँ, टेंडेंसी टू इंक्रीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा शब्द बोलने से अच्छा क्या बोल दें? electronegativity will increase. ठीक है ना मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। गुड। सेकंड इज डाउन द ग्रुप। जो बच्ची पूछ रही शील्डिंग इफेक्ट मेरे बच्चे, मैं इसमें भी डिस्कस कर दूंगा दोबारा आपके लिए। डाउन द ग्रुप, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आप समझते हैं कई बातें होती हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है, पर बच्चा सोचता है सिर्फ ये बोल दो काम हो गया। साइज इंक्रीजेस, उससे क्या होगा? इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट। उससे क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का जो असली असर है वो कम हो जाएगा। तो बताओ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज और डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज। अरे बड़ा एटम अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच नहीं पा रहा, शेयर्ड को क्या खींचेगा? एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। हाँ, आप एक बात ध्यान रखना, पूरी 11th पूरी 12th मैंने आपको बता ही दिया है कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मुकाबले। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल मैं ये लिखूंगा, आज से ध्यान रखना। ये मत कहना सर एक क्या सिंबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है मेरे बच्चों, वेरिएशन में कोई डाउट? No. नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक अहम सवाल कि फ्लोरीन और क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी एंड वाई? सिर्फ इसी सवाल के लिए मेरे बच्चों, वही मैं कहता हूं टीचर की जो विजन है, सोच होती है, दृष्टि होती है, वो दूर तक जाती है। इसी सवाल की वजह से मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिवाइज कराई है, क्योंकि मुझको पता था अगर मैं इस सवाल कराऊंगा तो आप में से कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। कहता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। देखिए, आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन इज हैविंग हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन क्लोरीन। अब बच्चा पूछता है कि सर एक बात बताओ,
अब नहीं होगी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन अब नहीं होगी क्या? अभी मैं करा रहा था ना खचाखच मेट्रो का एग्जांपल या बस का एग्जांपल दे रहा था, बच्चा कहता है अब नहीं होगी सर। देखो अब नहीं होगी, उसकी वजह है फ्लोरीन बहुत छोटा है। फ्लोरीन हाई न्यूक्लियर चार्ज है। फ्लोरीन के केस में शील्डिंग इफेक्ट भी कम है। तो फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाएगा, मान लो फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया कार्बन से, तो कार्बन के पास ठहरे 6 प्रोटॉन, फ्लोरीन के पास ठहरे 9 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का झुकाव किसकी तरफ हो जाएगा? झुकाव को ही कहते हैं पोलराइजेशन, फ्लोरीन की तरफ हो जाएगा। फ्लोरीन विल रिक्वायर नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज। पर आप जानते हैं अगर फ्लोरीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, अब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट होने वाली है? फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन विल हैव पार्शियल नेगेटिव एंड क्लोरीन विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम। अब बच्चा कहता है कि सर अब क्यों नहीं हुआ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन? उसकी वजह बताता हूं। देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैं बार बार एक शब्द बोल रहा था, आपने शायद नोट कर लिया होगा। जब मैं एक चीज बार बार बोलता हूं, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा हो गया है। इलेक्ट्रॉन ने उस एटम के ऑर्बिटल्स में जाके पनाह ले ली है। पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो इलेक्ट्रॉन तो पनाह ले रहा है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होती है किसी ताकतवर एलिमेंट की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एटम के अंदर नहीं चली गई है, इस एटम का हिस्सा नहीं हो गई है, इस एटम की तरफ गई है। ऐसे इस एटम की तरफ गई है, इस एटम के अंदर नहीं कूद के चली गई है। तो जब इस एटम के अंदर ही कूद के नहीं गई है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब ही नहीं बनता। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब नहीं बनता तो फिर बताओ सारा का सारा खेल किसका आ जाएगा? ताकत का। अब ताकत किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन के न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है या क्लोरीन के न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है? फ्लोरीन के न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का एटम छोटा भी है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो फिर फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के मुकाबले। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of fluorine is higher than chlorine due to very small size and high nuclear charge of F atom, as a result of which fluorine having very high tendency to attract shared electron towards itself than chlorine atom. पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैं दोबारा से याद दिला रहा हूं कि फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन ने पनाह ली थी। उस ऑर्बिटल के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठे थे, उनकी और उसकी रिपल्शन हो गई थी, जिसकी वजह से फ्लोरीन का न्यूक्लियस अपना असली रंग, ये था फ्लोरीन के न्यूक्लियस का असली रंग, ये नहीं दिखा पाया था, जिस वजह से फ्लोरीन ने एनर्जी भी कम रिलीज करी थी। वो तो ऑब्वियस है कि अगर ये टीचर मान लो और ये बच्चे मान लो और बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाए तो टीचर ज्यादा पढ़ाएगा कम पढ़ाएगा? कम पढ़ाएगा। तो क्योंकि टीचर कुछ एनर्जी किस में लगाएगा? बच्चों का झगड़ा सुलटाने में लगाएगा, फिर पढ़ाएगा। तो वही बात फ्लोरीन के न्यूक्लियस के साथ हुई जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कि एनर्जी रिलीज फ्लोरीन के केस में कम हुई, क्योंकि कुछ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ हो गई थी। और आप जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अट्रैक्शन पे रिपल्शन का असर तो पड़ेगा। तो अट्रैक्शन अगर एक्स है तो अगर थोड़ी सी वाई रिपल्शन हुई है तो उसकी अट्रैक्शन की वैल्यू तो कम होगी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बच्चे? फ्लोरीन या क्लोरीन? क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन हायर देन क्लोरीन, हायर देन ब्रोमीन, हायर देन आयोडीन। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या था? क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये किसका ऑर्डर था? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ना 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 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अधूरे शब्द हमेशा कंसेप्ट को खराब करते हैं। इंक्रीजिंग रिलीज इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त, कितना स्पष्ट हो गया जी? इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहने को ये शब्द है,
पर इस शब्द की एक्सपेंशन है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी। तो पूरी टेबल में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पूरी टेबल में किंग है ये, और पूरी टेबल में मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट अगर पूछे तो आंसर क्या है फिर? फ्लोरीन। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई पूछे पूरी टेबल में तो आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन को मैं किंग कहता हूं, बादशाह कहता हूं पूरी केमिस्ट्री के अंदर। फ्लोरीन से ज्यादा क्योंकि देखिए मैं आप पूछ सकते सर ऐसा क्यों बोलते हो आप? देखिए केमिस्ट्री में दो तरह के बॉन्ड बनेंगे, आयनिक और कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड की संख्या मात्रा इतनी अधिक नहीं है जितनी अधिक कोवलेंट की है मेरे बच्चों। क्यों है? उसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का इंतजार करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग मैच डालनी शुरू कर दूंगा। पर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है मेरे बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है, यानी कि ज्यादा इस्तेमाल किस टर्म का होगा केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तब पढ़ाई जाएगी जब आयनिक बॉन्ड होंगे, क्योंकि आयनिक में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किसी में डलते हैं, राइट? तो आयनिक बॉन्ड में ही तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इस्तेमाल होगा ना। कोवलेंट बॉन्ड में किसका इस्तेमाल होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। आप अपने आसपास नजर घुमाओ, जिस कमरे में भी बैठे हो, आपके सामने लैपटॉप है, मोबाइल है, इसमें सारे बॉन्ड कोवलेंट है। आपके आसपास स्टडी टेबल है, सारे बॉन्ड कोवलेंट है। दीवारें हैं, सारे बॉन्ड कोवलेंट है। ठीक है मेरे बच्चे? आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। आप जब भोजन खाओगे क्लास खत्म होने के बाद या डिनर जो करके आए उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। मतलब आयनिक बॉन्ड है ही कितने आपके आसपास, इजंट इट? तो आप ज्यादा इस्तेमाल किसका करने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस ये याद रखना। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट किसकी है? फ्लोरीन। ये राजा है, फिर ये राजा है। पुराने जमाने में राजा किसको कहते थे? पुराने जमाने में राजा उसको कहते थे जो ताकतवर होता था, जो इतना ताकतवर होता था सामने वाले की राज्य को भी लूट सकता था। मतलब दो राज्यों की लड़ाई हो गई, जो राजा ताकतवर है उसके राज्य को भी लूट लेता था और कहता था मेरा राज्य बड़ा हो गया, मेरा जो एम्पायर है वो और बड़ा हो गया। फिर और दूसरे राज्यों को लूटता था। ताकतवर हमेशा दूसरों को लूटता ही आया है, चाहे वो पुराने समाज की बात करें और आज के समाज की बात करें। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन इस दुनिया में जिसके साथ मर्जी बॉन्ड बना ले, जो मर्जी आ जाए, एक्स का मतलब ये होता ना जो मर्जी आ जाए, तो उसको ये लूटेगा ही लूटेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ जाएगी? फ्लोरीन की तरफ। और फ्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव बच्ची? पार्शियल नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके साथ मर्जी आ जाए फ्लोरीन, जिसके साथ मर्जी आ जाए। हाँ, फ्लोरीन को छोड़ दे। तो ये ना हो आप सोचो सर आपने कहा था किसके साथ मर्जी आ जाए, तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? अब ना जाते इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ, दोनों में ताकत बराबर है। आगे बात में अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहेगी? दोनों के बीच में इक्वली शेयर्ड रहेगी, ऐसे। ठीक है? इलेक्ट्रॉन एक लाइन पर नहीं चलता, पर हमें मजबूरी है केमिस्ट्री में लाइन से दिखाना पड़ता है बॉन्ड, क्या करें। तो देखिए अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन अपने ग्रुप में भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन पूरी टेबल में भी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसा शब्द जो आप कभी नहीं भूलते हो, जिस शब्द की आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है, इस लॉकडाउन में तो और ज्यादा हो गई है। फोन। माफी चाहता हूं, फोन के स्पेलिंग गलत है। अब बताओ, फोन आज के समय में, आज के युग में सबसे अहम शब्द है आज के शब्द में। गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? ठीक ऐसे देखिए, फोन आज आपको पता है कि आपकी क्लासेस फोन पे हो रही हैं, सारे बिजनेस लोगों के फोन पे हो रहे हैं। फोन टीवी का भी काम कर रहा है, रेडियो का भी काम कर रहा है, कैलकुलेटर का भी काम कर रहा है, डिक्शनरी का भी काम कर रहा है, लाइब्रेरी का भी काम। फोन तो इतना इंपॉर्टेंट आज की डेट में। ठीक ऐसे हमारी केमिस्ट्री में फोन क्या है?
फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। यस, ये केमिस्ट्री का फोन है, इसको कभी मत भूलना मेरे बच्चे। दीज आर थ्री। आप थोड़ा साइज से समझ गए इनके, मैंने थोड़ा सा सिंबॉलिक लिखा है, सामने नहीं हो ना तो थोड़ा सिंबॉलिक टीचिंग का इस्तेमाल करता हूं मेरे बच्चे। आई थिंक आप उस सिंबॉलिक टीचिंग को आपने कुछ इससे समझा मैंने क्या बनाया, कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। हाँ, ये सिंबॉलिक है बच्चे। देखो यही अंतर है। देखो आप मेरे सामने होते तो मैं अलग अंदाज से पढ़ाता, आज आप मुझसे दूर हो, एक वर्चुअल क्लास ले रहे हो, तो मुझको सिंबॉलिक टीचिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई होप आप मेरे सिंबल समझ आते हो। दिस आर थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि हाईएस्ट किसके मेरे बच्चों? सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट नाइट्रोजन। तीन एलिमेंट को कभी मत भूलना, तीन एलिमेंट राज करते हैं केमिस्ट्री में, राज राज। हालांकि फ्लोरीन ज्यादातर एब्सेंट मिलेगा आपको केमिस्ट्री में। पूरे 2 साल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आप, पूरे 2 साल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फ्लोरीन इतना प्रेजेंट नहीं मिलेगा जितना आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो बताओ फिर फ्लोरीन की एब्सेंस में राजा कौन है फिर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कमाल का एलिमेंट, इसके नाम में ही जादू है। ऑक्सी मतलब जीवन, ऑक्सी मतलब लाइफ, जन मतलब बनाने वाला, तो जीवन बनाने वाले ऑक्सीजन है, तो ये तो कमाल का एलिमेंट होने ही होना। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फॉलोड बाय नाइट्रोजन। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? डेफिनेशन का पहला शब्द क्या था, याद है किसी को? टेंडेंसी। मतलब एक एटम की क्षमता, या हम बोले ताकत, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप बताओ टेंडेंसी या ताकत क्या हम मेजर कर सकते हैं किसी की? नो सर। नहीं कर सकते। ताकत शब्द को कैसे मेजर करें? ताकत शब्द को कैसे मेजर करें? राइट सर ये तो रिलेटिव हो गया ना। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन था बच्चे? सर प्रांशु। बहुत बढ़िया बोला बच्चे ने, बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट। तो ये एक ताकत है, ताकत को हम कैसे बोलें, कैसे निकालें? जैसे आपने एक टीम देखी ए, एक टीम देखी बी, ठीक है, ए टीम ज्यादा ताकतवर है बी से, पर क्या मैं इस ताकत को वैल्यू दे सकता हूं? कैसे दूं मैं वैल्यू? बहुत टफ है। ताकत को वैल्यू कैसे दे? आगे चल के ना ताकत एक और आएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई बच्ची है जो कह रही थी मेरे स्कूल में रेडॉक्स करा दिया है, तो वहां आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो भी बड़ा मुश्किल है, वो भी कैसे निकालेंगे? तो जब भी कोई चीज ताकत की रिस्पेक्ट में होती है और जिसको हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको निकाला जाता है इन रिलेटिव स्केल। जैसे प्रांशु ने मेरे बोलने से पहले बोल दिया, तो एक रिलेटिव स्केल है, क्योंकि ये एक ताकत है। और रिलेटिव स्केल में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने 1 मानी हुई है मेरे बच्चों, प्लीज इस बात को समझिएगा। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 नहीं है, ये एज्यूम करी हुई है, ये एज्यूम करी हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिलेटिव स्केल है, एक पॉलिंग नाम का साइंटिस्ट था जिसने पॉलिंग स्केल बनाया, एक मुलिकन नाम का साइंटिस्ट था, मुलिकन स्केल बनाया। हाँ, ज्यादातर पॉलिंग स्केल में पढ़ाया जाता है। तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 नहीं है मेरे बच्चों, ये 1 क्या है मेरे बच्चों? एज्यूम्ड है नहीं। तो आप समझ जाओ फिर, लिथियम के नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है? बेरिलियम। नेक्स्ट कौन सा है? बोरोन। देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड, तो अब बताओ फिर वैल्यू 1 से बढ़ेगी घटेगी?
बोलो, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 से बढ़ेगी घटेगी? बड़े बढ़ेगी। बढ़ेगी। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.5, बोरोन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5 एंड फ्लोरीन 4। राजा है, ताकतवर है। 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट। तो अब देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करे नहीं करी मेरे बच्चों, इजंट इट? तो अधिकतर बच्चों से पूछ लो, चेक कर लेना अपने आसपास के बच्चों से पूछ के कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, वो कहेगा मुझे याद थोड़ना है। अब तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की जरूरत है आपको? तो जिसको लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता ना, इसका मतलब उसको यही नहीं पता कि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू किसके निकाली जाती है, लिथियम। अब लिथियम के नीचे क्या है? सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सब है। तो सोडियम हो गया 0.9, 0.8, 0.7, 0.7, ये डिक्रीज करती है। हाँ, आपको किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद नहीं करनी, जो कहे याद करनी है आपने पूछना है कि आपको कितनों की याद है। हालांकि ऐसे बोलना मत, मैं तो ऐसे बोल देता हूं, ठीक है मेरे बच्चों? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, ये कंसेप्ट रहता है लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, क्योंकि एक ताकत है। देखिए अब समय है आपको यह बताने का कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप कहेंगे सर अब समझ में आ गया आपने डिफरेंस, सॉरी अब आप कहेंगे सर अब हमें समझ में आ गया कि आपने टॉपिक से पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों समझाया, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए बच्चे। कई बार एक टॉपिक की जान बचाने के लिए पुराना टॉपिक रिवाइज कराना पड़ता है मेरे बच्चे। देखिए सबसे पहला डिफरेंस, जब भी देखो ये अच्छी बात बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में भी है और ये क्वेश्चन अगले चैप्टर में भी है। एक और बात बताऊं, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। मतलब एनसीईआरटी वाले ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का डिफरेंस 3rd चैप्टर में भी पूछा हुआ है और 4th में भी पूछा हुआ है। कमाल हो गया जी एनसीईआरटी का। तो चलिए फर्स्ट देखो, कभी भी डिफरेंस आए ना मेरे बच्चों, 11th 12th 2 साल याद रखना, तो हमेशा फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखना होता है? डेफिनेशन। Electron gain enthalpy is defined as amount of energy change when an electron is added into an isolated gaseous atom to make it gaseous anion. Electronegativity definition. It is defined as tendency of an atom to attract shared electron towards itself. देखिए सेकेंड डिफरेंस ये है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हाँ कुछ केस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, तो जानते हैं वो कौन से केस। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एनर्जी ना ही रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, इन दोनों में से कोई काम नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है किसी एक एटम की तरफ, ताकतवर एलिमेंट की तरफ। क्या यहां पे एनर्जी का रिलीज होना है? कुछ भी नहीं। सेकेंड डिफरेंस क्लियर है मेरे बच्चे? थर्ड डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। हम एक्सपेरिमेंट करके ये बता सकते हैं कितनी रिलीज या कितनी एब्जॉर्ब। और थर्ड पॉइंट प्रांशु ने बता दिया था, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट इज अ रिलेटिव स्केल। थर्ड डिफरेंस क्लियर है मेरे बच्चों?
बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल में, या पर एटम ले लो, मतलब या जूल पर एटम ले लो, मतलब इतने किलो जूल रिलीज हुई एक मोल के लिए, इतने किलो जूल रिलीज एब्जॉर्ब हुई एक एटम के लिए, या इतने जूल रिलीज हुई एब्जॉर्ब हुई एक एटम के लिए। आपको क्या लगता है इसकी कोई यूनिट होगी? ये तो ताकत है, No, sir. ये तो ताकत है, इसकी क्या यूनिट नहीं? इट इज नो यूनिट। और जो पांचवा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो मेरे टॉपिक के शुरू होने पे एक बच्ची ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने जिसको कहा था वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। तो दोनों एक एटम की टेंडेंसी है, मतलब दोनों की दोनों टर्म किससे जुड़ी हैं? दोनों की दोनों टर्म किससे जुड़ी हैं? एटम से। पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की प्रॉपर्टी है जब वो किसी के साथ बॉन्ड बना रहा हो। तो क्या ये एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं है। और आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी कौन है? आइसोलेटेड एटम Electron gain एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, सर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं जैसे, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते, बिल्कुल तो कह सकते। NaCl तो मतलब उसमें तो दो टाइप के एटम्स होते हैं ना, हाँ हाँ, NaCl हो गया तो पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और जो गेन करेगा उस वक्त अलग से वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो वो तो दो एटम्स में हो रहा है। वो अलग अलग है ना मतलब दो बच्चे, type- अलग अलग हैं, वो साथ साथ थोड़ा ना बैठे हैं एक दूसरे के। वो एक आयनाइजेशन कर रहा है, गेन कर रहा है, वो साथ साथ थोड़ा ना बैठे हैं। पहले एक में से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर जो उसको कैटायन बनाया, फिर एक में डाला, उसको एनायन बनाया बच्चे। तो वो एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी कौन कौन सी? आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये एक अकेले एटम की प्रॉपर्टी है जो आइसोलेटेड फॉर्म में है। और उनका आइसोलेटेड होना क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में। उनके आसपास कोई और नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। अगर उस वक्त की क्लास नहीं आती तो फिर रिकॉर्डिंग में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक और बहुत बड़ा अंतर है। बच्चे आप ध्यान से सुनना, आपका डाउट यहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन एटम। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि फ्लोरीन मान लो इतनी एनर्जी रिलीज करता है x किलो जूल पर मोल, तो इतनी ही करेगा, चाहे सामने सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, कोई भी हो। उसको नहीं फर्क पड़ता कि मेरे सामने कौन आयनिक बॉन्ड बनाने आ रहा है, क्योंकि उसने जब इलेक्ट्रॉन गेन करना है वो आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में होगा। तो एक एटम की आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, तो उसकी एनर्जी जो रिलीज होनी है वो फिक्स है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कभी बदल सकती है इस बात से कि सामने कौन है? नहीं बदलेगी, क्योंकि आइसोलेटेड एटम में होगा, तो उसको प्रभावित नहीं होगा किसी और से कि मेरे आसपास कौन है। तो दिस एनर्जी रिलीज इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा इतनी होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो आप किताबों में पढ़ते हो वो हमेशा फिक्स होगी, इतनी ही करेंगे, कहीं और इतनी ज्यादा इतने कम नहीं करेंगे। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होती है, ये चेंज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ताकत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर एन एलिमेंट, इट चेंजेस विथ चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इट चेंजेस विथ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब हालात बदलने से ये बदलती है। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अब भारत की टीम, क्रिकेट टीम मान लो भारत में खेल रही है, तो उसकी ताकत अलग है,
और वही क्रिकेट टीम इंग्लैंड में जाके खेलती है तो उसकी ताकत बदल जाती है, नहीं बदल जाती? क्या सेम ताकत से खेलती है भारत इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, या उतनी ताकत से खेलते हैं जितनी ताकत में इंडिया में चौके छक्के मारते हैं ये? बताओ। नो सर। ताकत बदलती है, नहीं बदलती? बदलती है। यस यानी वेरी कि yes sir, यानी कि ताकत एक ऐसी चीज है जो हालात बदलने से बदलेगी। ताकत हालात बदलने से बदल जाएगी। अगर कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी ताकत तब तक है जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। हालात बदलेंगे, उसकी ताकत भी बदल जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर होते होते भी हालात बदल सकते हैं, उसकी ताकत तब भी शेक कर सकती है। ताकत कभी भी फिक्स नहीं होती बच्चे, ताकत कभी किसी की फिक्स नहीं होती। ताकत वक्त और हालात के साथ बदलती है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कभी फिक्स नहीं होती, ये हालात के साथ बदलती है। और हालात क्या लिखे मैंने? हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही नहीं क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही नहीं क्या होती है। तो फिलहाल इसको तो पॉइंट को आपको रटना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलती है। ये एक बात बताओ, ये तब तक नहीं करा सकता जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट ना पता हो। आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको इस 6 पॉइंट में समझा सकता हूँ कि कैसे बदल गई? क्यों नहीं समझा सकता मैं? इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन शब्द की नॉलेज नहीं है मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट की नॉलेज नहीं है आपको। तो फिलहाल आपको मैं अपनी सरल भाषा में बता सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ताकत है और ताकत के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालात के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलेगी। यानी कि कार्बन की, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। कार्बन की, क्या हो गया इसको, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिक्स होगी नहीं होगी? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल वेरी एज इट्स हाइब्रिडाइजेशन वेरीज। देखो, आपको भी हाइब्रिडेशन नहीं पता है, पर जिस दिन वो पता चल जाएगी और उस दिन के बाद ये क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी जो अब लिख रहा हूं। कार्बन की एक होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 3 तरह की हाइब्रिडेशन करता है। तो जैसे से कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 से sp2 और sp2 से sp होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट कब होगी? जब वो sp करेगा। और लीस्ट कब होगी? जब वो sp3 करेगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये बात कुछ समझ नहीं आई, और उसकी वजह मैं नहीं हूं, उसकी वजह केमिस्ट्री नहीं है, उसकी वजह समय है, क्योंकि वो समय ही नहीं आया कि आपको ये टॉपिक बताया जाए। पर मैं आपको किस लिए बता रहा हूं? फिर आपको जिस दिन आप ये टॉपिक, आगे का टॉपिक पढ़ने के बाद ये रिवाइज करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये इथेन है, ये इथीन है, और ये इथाइन है। सर ये वाला एक और बार बता दो। इथाइन में sp है, इथीन में sp2 है, इसमें sp3 है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बदल रही है, तो कार्बन की क्या बदलेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे बच्चे, आपको समझ ही नहीं आएगा टॉपिक है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस दिन ये टॉपिक पढ़ लोगे, कौन सा टॉपिक? ये वाला, तब ये क्लास अगर रिवाइज करोगे, मेरी लाइव क्लास ये वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। या आपको भी समझ ही नहीं आ सकता। इसके समझ ना आने के पीछे केमिस्ट्री दोषी नहीं है, विमल सर दोषी नहीं है, टाइम दोषी है। टाइम आएगा तो आपको ये समझ में आएगा, तब तक के लिए आप वेट करो। पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एटम की फिक्स होती है, वो कभी नहीं बदलती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलती है ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने से, और क्या बदलने से मेरे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन के बदलने से। देखिए, अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जो है मेटालिक करेक्टर। पर मैं आपको एक बात बता दूं, दोबारा से एक बात और बता दूं,
अभी मैं ताकत के खेल की बात कर रहा था ना आपसे। फ्लोरीन जिसके साथ मर्जी बॉन्ड बना ले, चाहे ऑक्सीजन के साथ, चाहे नाइट्रोजन के साथ, चाहे क्लोरीन के साथ, चाहे कार्बन, किसके साथ मर्जी ले आओ फ्लोरीन को, सब फ्लोरीन के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन लूट के भाग जाता है। यानी कि फ्लोरीन के ऊपर हमेशा चार्ज कौन सा आएगा मेरे बच्चों? पार्शियल, बोलो। Partial negative. पार्शियल नेगेटिव, सामने जो मर्जी हो। और हाँ, ये 12th क्लास का क्वेश्चन मैंने आपको बातों बातों में करा दिया। अंडर विच केस ऑक्सीजन विल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव चार्ज? आंसर, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद फ्लोरीन, तभी तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा। और अगर ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ गया, चाहे नाइट्रोजन के साथ जुड़े, चाहे कार्बन के साथ जुड़े, किसी क्लोरीन के साथ जुड़ जाए, अब बताओ अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन पे। ताकत का खेल देख रहे हो मेरे बच्चे? ताकत का खेल देख रहे हो? अब वही होता ना, एक मान लो ए की टीम, बी की टीम, सी की टीम, मान लो बी ने ए को हरा दिया, यानी कि बी ताकतवर है, पर बी किसके मुकाबले ताकतवर है? ए के मुकाबले। और पता चला बी सी से बुरी तरह से हार गया, यानी कि बी सी से कमजोर है। तो ताकत एक कौन सा स्केल है प्रांशु? रिलेटिव स्केल। ये बदलेगी, वक्त और हालात बदलेंगे, ये बदलेगी। ताकत का खेल ही ऐसा खेल है, चमत्कारी खेल। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मेरे बच्चों, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर एंड वैलेंसी। ये मैं उम्मीद करता हूं अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। वैलेंसी तो पढ़ाया है, सच बोलना, ठीक है। तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। आप एक काम करना, इनको मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लेना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। सर फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है? आयनिक भी बनाता है बच्चा, आयनिक भी बनाता है। फ्लोरीन कोवलेंट भी बनाता है, फ्लोरीन आयनिक भी बनाता है। क्या बोल रहे हो? पर फ्लोरीन जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक बनाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन दोनों बनाता है। आपको इसके लिए वेट करनी पड़ेगी कौन से चैप्टर की? Chemical bonding. बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया, मेरा फेवरेट चैप्टर है। आपको मजा आएगा, ये चैप्टर पढ़ोगे ना आपको मजा आएगा। पर उसके लिए पहले मुझे इस चैप्टर में खुश करके दिखाओ, ठीक है।